हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग 11वीं का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि 11वीं का एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। तो कुछ स्कूलों में भी स्टार्ट होने वाला है। मिड फरवरी से भी स्टार्ट होगा। तो हम लोग 11वीं का टॉपिक कवर करेंगे, मेन टॉपिक कवर करेंगे और उससे जुड़े जो भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या हो सकते हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल कराएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। सॉरी। ओके। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़ा करिए और नोट्स खुद के बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का जो टॉपिक है चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, एनसीईआरटी का पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर, राइट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो उसमें जो हम लोग का टॉपिक डिस्कस करना है, सबसे पहले मेन टॉपिक जो हमारा है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी क्या होती है। व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी क्या होती है, ये दो मेन टॉपिक होते हैं। तो इलास्टिसिटी का मतलब हो गया कि ऐसे बॉडी जो अपनी शेप को रिगेन कर लें, ठीक है। रिगेन, ऐसे बॉडी जो अपने शेप को क्या करे, दोबारा रिगेन कर ले। यानी किसी भी, मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर के ऊपर कोई भी आप वेट लटकाते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप वेट को रिमूव करते हैं, वो वायर क्या होता है, फिर से अपने पुराने शेप में जाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है। यानी कि अ बॉडी which regain its ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप, ठीक है। जो अपने पुराने शेप को, पुराने साइज को क्या करे, दोबारा रिगेन कर ले, दैट इज इलास्टिक बॉडी। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी कहते हैं। वैसे ही होता है क्या, प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ऐसी बॉडी जो अपने शेप में, अपने साइज में दोबारा से रिगेन ना हो पाए, दोबारा से कम बैक ना कर पाए अपने शेप को, दैट इज कॉल्ड वार प्लास्टिसिटी कहलाती है। तो इलास्टिसिटी का मेन, इलास्टिक बॉडी का मेन एग्जांपल जैसे हो सकता है आपका रबर हो सकता है ना, रबर हो सकता है, स्प्रिंग भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है, रबर स्प्रिंग। और प्लास्टिसिटी में अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे स्टोन हो सकता है, सॉरी, जैसे कि आयरन हो सकता है। अब कोई आयरन है, उसको हैमर करेंगे आप, थोड़े से ऐसे मारेंगे, तो जहां पे पिचक जाएगा वो वापस अपने शेप में दोबारा नहीं आ सकता है। तो वो क्या है, प्लास्टिक बॉडी हो गई। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्लास्टिक कहलाती है, ठीक है, प्लास्टिसिटी कहलाती है, राइट। सॉरी। तो ये देखिए, हो गया इलास्टिसिटी होगी, प्लास्टिसिटी होगी, दोनों का एक दूसरे से क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। इलास्टिक बॉडी क्या होते हैं, जो अपने शेप में रिगेन हो सके, ठीक है। और प्लास्टिक बॉडी क्या होते हैं, जो अपने शेप में दोबारा रिगेन ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, राइट। तो अब इससे जुड़ा कुछ हम टॉपिक, हम लोग का जो मेन की टर्म है, उसको लोग देख लेते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब पहले तो जान लीजिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक तरह का फोर्स ही है, जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है कि तरह का फोर्स है। और डिफॉर्मिंग फोर्स जो वेट हम लटका रहे हैं, यानी कि किसी बॉडी के शेप में चेंज के लिए जो आप लोग क्या करते हो, फोर्स क्रिएट कर सकते हो, जो फोर्स रखते हो वही आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो कभी कभी डायरेक्टली आप फोर्स खींच देते हो, ऐसा लगा देते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आप ऐसे वेट को ही लटका देते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्या, वो हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स, समझिए, रीस्टोरिंग फोर्स ना, ये आपका हो गया रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स भी एक तरह का क्या है, फोर्स ही है। रीस्टोरिंग फोर्स को दरअसल हम लोग इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं ना, दैट इज इंटरनल फोर्स। और हम लोग इसी तरह जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। इंटरनल फोर्स, और देखिए एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हम एक वायर ले लेते हैं, ये वायर ले लिए, ठीक है ना। अब इस वायर पे क्या किए, एक हमने वेट लटका दिया ऐसे, W बराबर mg, और आपको पता है कि एक तरह का फोर्स ही है वेट भी। तो ये जो वेट हम लटकाए हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट,
और डिफॉर्मिंग फोर्स, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। अब वेट लटकाने से क्या होगा, इस वायर में कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, मान लीजिए वायर की लेंथ कुछ बढ़ जाएगी, ठीक है, कुछ एरिया है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, जैसे ही हम लोग इस डिफॉर्मिंग फोर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, तुरंत क्या होगा, इस वायर में अंदर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, जिस वायर को क्या करेगा, एक ओरिजिनल शेप प्रोवाइड कराएगा ना। ये जो अंदर जो वायर फोर्स काम कर रहा है, दैट इज इंटरनल फोर्स। यही फोर्स क्या आपका रीस्टोरिंग फोर्स कहलाएगा, राइट। तो मेरे ख्याल से अच्छे से मतलब समझ में आ गया हो कि रिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स में, रिस्टोरिंग फोर्स में क्या अंतर है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो आप वेट लटका रहे हो, और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स है, और जिस फोर्स से वो अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज और क्या, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। कितना समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन डेरिवेशन इसमें हम लोग कवर करेंगे, मेन टॉपिक कवर करने की बात हुई है। देखिए एग्जाम में आपके डेफिनेशन बहुत कम उम्मीद है कि पूछा जाता है, तो डेफिनेशन रटने का प्रयास मत करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। तो समझेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, है ना, कि चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है वो चीज़ें, ठीक है ना। देखो एक टॉपिक स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को हम एक छोटे से टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेस क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रेस, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रेस को हम लोग डेफिनेशन अगर सिंपल से लिखना चाहे तो दैट इज क्या, एफ बाई ए, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। यही जो यहाँ पे स्ट्रेस है ना, यही कहलाता है हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स है, यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है। और रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स तो बराबर ही होगा, आपस में जानते ही है। दूसरा हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को सिंपल टर्म में अगर डिफाइन करना चाहे तो स्ट्रेन लोग कह सकते हैं क्या, स्ट्रेन को लोग कह सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी, है ना। किसी बॉडी के चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम लोग क्या कह देंगे, स्ट्रेन कह सकते हैं। या कभी कभी लोग चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो ये गया हम लोग का स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन हो गया आपका, अगर यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, यानी एल हो गया। दिस इज व्हाट, स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसी पे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं आगे चलकर। तो अब क्वेश्चन आगे देखेंगे। पहले क्या है, पहला हम लोग का फोकस है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ना, कि कितना अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। तो आप इसको जरूर नोट कर लें अपने शब्दों में, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसका सबसे मेन जो टॉपिक है दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हुक्स लॉ क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो हुक्स लॉ को एक छोटे से टर्म में अगर डिफाइन करें तो अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, stress is
stress is directly proportional to what? Strain. Stress is directly proportional to strain ना. कह रहा है कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. दैट इज कि अगर मान लीजिए स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. यानी कि अगर हम लोग इसको हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज ई स्ट्रेन. और ई बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? दैट इज व्हाट? स्ट्रेस अपॉन क्या? स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और ई को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको एक और लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, या तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे, दोनों बोल सकते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, ये जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मीनिंग हो गया कि आपको डिफॉर्मिंग फोर्स इस लिमिट में यूज करना है कि उसका इलास्टिक बिहेवियर खत्म ना हो जाए. जैसे कि स्प्रिंग है ना, अब स्प्रिंग को मान लो हल्का हल्का खींच के छोड़ते हैं तो अपने ही ओरिजिनल शेप में आ जाता है. लेकिन मान लीजिए अगर स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम ज्यादा जोर से ऐसे खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? अचानक से इलोंगेट हो जाएगा, फिर से वापस अपने शेप में दोबारा नहीं आ पाएगा, है ना. तो इसका मतलब कि उसने अपना इलास्टिक बिहेवियर क्या हुआ? खो दिया. तो आपको इलास्टिसिटी के लिमिट के अंदर ही आपको फोर्स अप्लाई करना है, उसके बाहर नहीं जाना है. अदरवाइज वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंट एक्सटेंड हो जाएगा, तो फिर से अपने पुराने शेप में नहीं आ पाएगा. तो यही मतलब है क्या? अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्ट्रेन. अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो सिंपली सबको पता है कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा? y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है? मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने स्ट्रेस कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हो गया, इधर स्ट्रेन बना दिया, ग्राफ सीधे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. इसमें कोई बात ही नहीं है. हालांकि इसका अलग से ग्राफ हम लोग देखेंगे बाद में भी इनके बिहेवियर पर, लेकिन लिमिट अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका ना. तो ये हो गया हुक्स लॉ, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. राइट. हम लोग को कितने तरह के स्ट्रेस और कितने तरह के स्ट्रेन हो सकते हैं, है ना. टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ हम लोग देखेंगे ना, और दोनों को समझेंगे भी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किन किन बॉडी में कैसे कैसे हो सकते हैं. राइट. तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, यहाँ पे हम दो कॉलम ऐसे बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्ट्रेस और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या? स्ट्रेन. क्योंकि दोनों को हम लोग को साथ में लेकर चलना है तो इसे साथ में समझना भी पड़ेगा. तो स्ट्रेस में देखिए, जो पहली चीज है कि एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है, या इसी को लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस. दूसरी बात कि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये लीनियर बॉडी में पाए जाएंगे ना, लीनियर बॉडी में. जैसे कि लीनियर बॉडी की जैसे कि रॉड हो गया, तो रॉड में हमेशा आपका नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस पाया जाएगा. ठीक है ना. और
इसी से रिलेटेड इसमें जो होता है वो तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बिल्कुल ये भी लीनियर बॉडी में पाया जाएगा, है ना, ये भी लीनियर बॉडी में, यानी कि ठीक है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से या टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से किसी दूसरे बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। यानी कि जब किसी बॉडी में अगर आप नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे, फोर्स अपॉन लेंथ, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, तो उस बॉडी में लेंथ में चेंज होगा। जैसे मान लो रॉड है और रॉड पर मैंने ऐसे वेट लटका दिया, है ना, तो जैसे ही वेट लटकाया तो वेट अपॉन एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब इस स्ट्रेस की वजह से इस बॉडी क्या होगी, ये आपकी जो जो रॉड होगी वो क्या होगी, इसकी लेंथ बढ़ेगी ना, तो इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया इसके अंदर ना। जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेन आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। तो यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग का होता है उसे हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और ये हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में, ऐसा बॉडी जिसके पास वॉल्यूम होगा, जैसे लाइक स्फेयर हो गया, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, जस्ट लाइक ना। और इसमें जो होता है उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये भी क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में आएगा। यानी किसी बॉडी में कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में अगर हम फॉर्मूला इसका लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट। वैसे ये भी है स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा जो होता है दैट इज व्हाट होता है शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग या इसे बोल सकते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ध्यान देना है, ये बॉडी क्या करती है, ये हमेशा शेप चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, शेप चेंज, है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं, शेप चेंज, शेप चेंज, ठीक है ना। और इसकी वजह से आता है हम लोग का शेयरिंग स्ट्रेन आता है, यानी कि यहाँ भी हम लोग का शेप चेंज ही काम करता है शेयरिंग स्ट्रेन में, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे डेल्टा थीटा जनरेट करते हैं, थीटा की वजह से, एंगल की वजह से चेंज आता है। तो देखिए इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझ लीजिए कि नॉर्मल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, और ये कहाँ मिलेगा आपको, लीनियर बॉडी मिलेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और ये कहाँ मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में मिलेगा। शेयरिंग टेंजेंशियल स्ट्रेस किसकी वजह से आएगा, शेप चेंज की वजह से, और ये क्या, और इसकी वजह से क्या आएगा, शेयरिंग स्ट्रेन आएगा, ठीक है ना। तो ये तीन तरह के स्ट्रेस हो गए, और हम तीनों क्या करेंगे, अलग अलग लेके अलग अलग डेफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे, राइट। तो आई होप कि इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी जो हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े अभी हुक्स लॉ में, वो कितने तरह के होते हैं ना, कितने तरह के होते हैं। तो ये मेनली देखिए तीन तरह के होते हैं, कौन कौन होता है,
एक तो होता है बेटा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा जो होता है जिसे कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा तीसरा हो गया हम लोग का, तीसरा कहते हैं शेयर मॉडुलस ना, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीनों को हम लोग को बारी बारी से समझना है। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शेयर मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस याद रखिएगा हमेशा लीनियर बॉडी में आएगा, यानी वन डायमेंशनल बॉडी में। बल्क मॉडुलस हमेशा वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में आएगा, यानी कि थ्री डायमेंशनल बॉडी में। और शेयर मॉडुलस तो आपको पता है कि शेप चेंज की वजह से आएगा, इसमें नहीं शेप चेंज को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चाहे जैसी बॉडी होगी तो जैसी बात ही हो, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, शेप चेंज देखेंगे, राइट। तीनों को अलग अलग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं बारी बारी से तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग को डिस्कस करते हैं बेटा, जो है वो है यंग मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो दरअसल देखिए रेशियो होता है, सबसे पहली बात की लीनियर बॉडी में मिलता है ना। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द longitudinal strain of a linear body। देखिए यहाँ की टर्म क्या है, लीनियर बॉडी। तो लीनियर बॉडी पहले मिलेगा, ऑफ अ लीनियर बॉडी is known as what, Young's modulus ना, is known as Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity, right। तो the ratio of normal stress to the longitudinal strain of a linear body is known as Young's modulus of elasticity, right। तो इसको बेसिकली हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, y से। y बराबर क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हम लोग का क्या है, हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज y। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया यंग मॉडुलस का। अब देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि एक हम वायर ले रहे हैं, ये वायर ना यूनिफॉर्म वायर है, इसकी लेंथ L है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, L मान लिए। इसका एरिया हम लोग एक मान ले रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, ठीक है। इस पर हम लोग एक वेट लटका रहे हैं, है ना, दैट इज W बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें लेंथ में इलॉन्गेशन कितना हो जाता है, इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, दिस इज डेल्टा क्या L, ठीक है। इसी को यहाँ लिख दे रहे हैं, डेल्टा L क्या है, इसके लेंथ में इंक्रीमेंट है,
तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को क्या लिखेंगे ना, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं वाई। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हो गया ए, राइट। यही जो फोर्स लटका है हम लोग वेट, ये हमारा क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन क्या, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ हो गया डेल्टा एल, और ओरिजिनल हो गया लेंथ हो गया कितना, एल। तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो y बराबर लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एल चला गया ऊपर, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल इंटू क्या, ए। एफ को आप चाहो तो एम जी भी लिख सकते हो ना, एफ को आप चाहो तो एम जी लिख सकते हो, एम जी एल, ठीक है, डेल्टा एल, ठीक है। अच्छा ए को चाहो तो अगर रेडियस की टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का क्रॉस सेक्शन ही होगा, तो जैसा भी रेडियस होगा वो हम लोग ले लेंगे ऐसे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला ऐसे हो गया। तो ये भी यूज कर रहे हो और आपका मन करे तो ये भी यूज कर सकते हो पाई आर स्क्वायर की जगह, है ना। अब सबसे बड़ी बात ये कि यंग्स मॉडुलस का जो है वो यूनिट क्या होगा, है ना। यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या होगा, यूनिट अगर लिखना चाहे तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, या यूनिट के बेस पे अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछे तो डायमेंशनल फार्मूला का क्या लिख सकते हैं। तो जरा देखना, स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा स्ट्रेन का यूनिट कोई नहीं होगा क्योंकि देखो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम क्वांटिटी है, तो ये हो गया यूनिटलेस, हो गया फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो पहला इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, और दूसरा हो सकता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पास्कल कहते हैं। आगे आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास्कल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप कि ये पहला क्लास था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा पहला क्लास। और हम लोग क्या करेंगे, अगले जो दो बचे हुए हैं उनको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स बना के अच्छे से रिटेन प्रैक्टिस करिए। रिटेन प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको उतना बेनिफिट होगा ना, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो रिटेन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करिए और जो भी अपने दोस्त हैं उनको शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।